हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। इससे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी किया, कंप्लीट डिटेल पढ़ी है जिसमें हमने उसके न्यूक्लियोइड, मीजोजोम के बारे में, कुछ सेल एनवेलप की मॉडिफिकेशन स्टडी की है। वो सब हम इससे पहले वाली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है आपको कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें प्रोटिस्ट में, प्लांट में, एनिमल्स में और फंजाई में देखने को मिलती है। अगर हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस की बात करें कि मेजर क्या डिफरेंस है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर हमें कोई भी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं देखने को मिला था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होगा, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए होंगे और वो क्या बनाएंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बनाएंगे। जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल को तो एक पीजी के रूम से कंपेयर किया था कि जहां हमारे पास सिंगल रूम है और उसी में हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज कर रहे हैं, और यूकैरियोटिक सेल को हमने एक बीएचके से कंपेयर किया था जिसके अंदर हमारे पास क्या है, बेडरूम अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, किचन अलग है। ये सब हमने किस में देखा, यूकैरियोटिक सेल में देखा। तो यूकैरियोटिक सेल क्या है, हमारे पास एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखा है साइटोप्लाज्म का, जिसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। इसके अंदर डीएनए एनवलप्ड होता है एक एनवलप में, जिसे हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियस। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने देखा था वहां हमें कोई भी न्यूक्लियस देखने को नहीं मिला था, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए क्या होता है, एक स्पेशल एनवलप के अंदर होगा इस तरीके से, और उसके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर हमें डीएनए देखने को मिलेगा। डीएनए क्रोमोसोम बनाएगा, साथ में साइटोस्केलेटन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमारे अंदर स्केलेटन है बोन्स का और वो हमें एक पर्टिकुलर शेप देने का काम करता है, इसी तरीके से सेल के पास भी अपना खुद का स्केलेटन होता है जो क्या करेगा, उसे शेप प्रोवाइड करवाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होगा। सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते, ऐसा नहीं है कि सारे यूकैरियोटिक सेल्स सेम होंगे। जैसे अगर हम बात करें, यूकैरियोटिक में ही हमारे पास प्लांट सेल आता है और एनिमल सेल भी आता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे प्लांट सेल के पास क्या होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होंगी जो सेलुलोज की बनी हुई होगी। एनिमल सेल के पास हमें कोई भी सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। प्लांट सेल के पास हमें प्लास्टिड देखने को मिलता है, जिसके अंदर अगर क्लोरोफिल आ जाए तो वो क्लोरोप्लास्ट बन जाता है, और एनिमल सेल के अंदर हमें कोई प्लास्टिड देखने को नहीं मिलता। प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। और ये सेंट्रियोल किस चीज में हेल्प करते हैं, सेल को डिवाइड करने के लिए। जब सेल के अंदर डिवीजन होती है तो वहां जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी, वहां इन सेंट्रियोल का रोल है। प्लांट सेल के अंदर आपको एक बड़ा सा वैक्यूल देखने को मिलता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर आपको कोई भी बड़ा वैक्यूल देखने को नहीं मिलता। इसीलिए हम कहते हैं कि सारी यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो एक जैसी नहीं होती। इसके बाद हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल का सबसे आउटर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होगा, वो है सेल मेम्ब्रेन। तो पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे, देन हम अदर ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। आउटर मोस्ट लिमिटिंग स्ट्रक्चर हमने क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, वही एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है किसी भी मटेरियल की सेल से। सेल वॉल कोई भी एंट्री एग्जिट को कंट्रोल नहीं करती, सेल मेम्ब्रेन है यही कंट्रोल करती है। इसीलिए हम इसे आउटर मोस्ट लिमिटिंग स्ट्रक्चर बोल देते हैं। और सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले देखा कब गया, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था 1950 के अंदर। उसके बाद ही जो सेल मेम्ब्रेन थी उसका डिटेल स्ट्रक्चर देखा गया था। और ये जो ईयर वगैरह है ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। देन हमने मॉडल मेम्ब्रेन कौन सी स्टडी करी, कि हमें अगर सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी थी तो हमने कौन सी सेल ली जिससे हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया। तो जो मॉडल मेम्ब्रेन यूज की गई थी वो हमारे पास आरबीसी यूज की गई थी। क्यों, क्योंकि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर हमें कोई भी ऑर्गेनेल्स देखने को नहीं मिलती और न्यूक्लियस भी नहीं होता। इसीलिए अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है तो हमने आरबीसी देखी, क्योंकि आरबीसी के अंदर जो भी हमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो डेफिनेट श्योर है कि वो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होगा। अगर हम मान लो कोई ऐसी ऑर्गेनेल स्टडी करें
ऐसी सेल स्टडी करें जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हैं। तो हमें ये नहीं पता ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम स्टडी कर रहे हैं वो सेल की है या फिर किसी ऑर्गेनेल की, इसीलिए आरबीसी से स्टडी की गई, क्योंकि आरबीसी के पास कोई ऑर्गेनेल नहीं थी। इसके जब स्टडी की गई तो क्या एनालिसिस निकाला गया, क्या रिजल्ट्स हमें मिले? हमें रिजल्ट मिला कि जो मेम्ब्रेन है ना वो लिपिड की बाइलेयर की बनी हुई है, और लिपिड के बाइलेयर में भी मेनली फॉस्फोलिपिड्स हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। हमने आरबीसी पढ़ी है, तो आरबीसी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट देखा गया, लिपिड ऑलमोस्ट 40% था, प्रोटीन ऑलमोस्ट 52% था, और अदर जो बच गए कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल वो हमें 8% देखने को मिला। लेकिन इस मेम्ब्रेन के अंदर इस लिपिड और प्रोटीन की किस तरीके की अरेंजमेंट है, इसके लिए क्या किया गया, बहुत सारे मॉडल दिए गए थे। लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको लिपिड के बारे में बताऊं तो लिपिड क्या है, एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या होता है, एक पोलर हेड होगा और इसके साथ में 2 फैटी एसिड की चेन लगी हुई होती है जो नॉन पोलर नेचर की होगी। तो इसके पास हाइड्रोफिलिक हेड भी है जिसे पोलर हेड, और जो नॉन पोलर टेल है वो हाइड्रोफोबिक टेल है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। जैसे कि ये देखो, ग्लिसरॉल एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन है और इसके साथ 2 फैटी एसिड की चेन लगी हुई है। ये सिंगल फैटी एसिड की चेन भी हो सकती है, 2 फैटी एसिड की चेन भी हो सकती है और 3 भी लग सकती है। इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि लिपिड 1 पूंछ वाला भी हो सकता है, 2 पूंछ वाला भी हो सकता है और 3 पूंछ वाला भी हो सकता है। लेकिन जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं मेनली वो इस कंडीशन में, मतलब 2 फैटी एसिड की चेन लगी हुई होती है, वो देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, डैग भी बोलते हैं। डैग मतलब डाई एसाइल ग्लिसरॉल की 2 फैटी एसिड की चेन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ लगी हुई है, तो वो हमारे पास क्या होगा, डैग होगा। ये देखो, इसके अंदर एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखी है, CH2O C डबल बॉन्ड O, इसके आगे फैटी एसिड की चेन है। यहाँ भी एक एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखी है और यहाँ भी एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखी है। जो तीसरा हाइड्रोक्सियल ग्रुप होता है, यहाँ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है। इसीलिए हमने यहाँ कहा था फॉस्फोलिपिड, कि लिपिड तो है लेकिन साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच है, और वो फॉस्फेट 3rd हाइड्रोक्सियल ग्रुप पे है। ठीक है, अगर ये फॉस्फेट लगा हुआ है सिर्फ, तो हम इसको बोलते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड, कि ये क्या है, फॉस्फेटिडिक एसिड है। इस फॉस्फेट के साथ कोई बल्कि ग्रुप और अटैच हो जाए, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोलिन हो सकता है, आइनोसिटोल हो सकता है, सीरीन हो सकता है, तो उसके बेस पे हम इसका नाम रख देते हैं। जैसे नॉर्मली ये फॉस्फेटिडिक एसिड है, अगर इसके साथ सीरीन अटैच हुआ तो फॉस्फेटिडिल सीरीन बन जाएगा। अगर आइनोसिटोल अटैच हुआ तो फॉस्फेटिडिल आइनोसिटोल बन जाएगा। अगर फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ कोलिन लगा तो हम कह देंगे फॉस्फेटिडिल कोलिन लग गया। तो ये फॉस्फेटिडिक एसिड या फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेजरली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन क्या हो सकते हैं, या तो जैसे ये लिपिड की बाइलेयर बनी है, या तो इसके ऊपर पेरिफेरी के ऊपर तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि कहीं इसके बीच में भी धसे हुए हो सकते हैं, मतलब टुवर्ड द पेरिफेरी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, जो लिपिड की बाइलेयर है उसके अंदर भी ब्यूरी हो सकते हैं। तो जो हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन होंगे, जैसे ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से लिपिड की बाइलेयर बनी हुई है कि 2 पूंछ वाले लिपिड हमारे पास है, जैसे कि डाइएसाइल ग्लिसरॉल्स हैं, इनके ऊपर भी प्रोटीन हो सकता है, या इनके बीच में कंप्लीटली एम्बेडेड भी प्रोटीन हमारे पास हो सकता है। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन होंगे, जो ऊपर वाले प्रोटीन्स होंगे, उनको निकालना क्या होता है, काफी ज्यादा आसान होता है। उसके अगर तुम पेरिफेरल प्रोटीन को निकालोगे तो उसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में डिस्टरबेंस नहीं आएगी। लेकिन तुम जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, जो इसके बीच में पूरे तरीके से धसे हुए हैं या इसके बीच में हैं, अगर उसको एक्सट्रैक्शन किया जाए तो उसके लिए क्या होगा, हमारी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए इनको एक्सट्रैक्शन करना आसान नहीं है। इसीलिए ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पे, कि आप कितनी इजिली उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, उसके बेसिस पे हम 2 प्रोटीन का पता लगा लेते हैं कि वो पेरिफेरल प्रोटीन है या इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करते हैं, जो पोलर आयंस होते हैं उनके लिए क्या करेंगे, चैनल बना के रखते हैं, और वो चैनल क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब
हमने प्रोटीन देख लिया, लिपिड देख लिया, लेकिन प्रेजेंट तो शुगर भी है। तो अगर वो शुगर प्रोटीन के साथ अटैच है तो हम कह देंगे ग्लाइकोप्रोटीन है। अगर वो शुगर लिपिड के साथ अटैच है तो हम कह देंगे ग्लाइकोलिपिड है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। वो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, एनिमल सेल के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो क्या करेगा, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। अभी हम जब इसका अरेंजमेंट देखेंगे तो वहाँ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल जो हमें फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो हमें पढ़ना है, वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में आप देखोगे कि मेम्ब्रेन फ्लूइडी नेचर की है। तो वो फ्लूइडी नेचर को प्रॉपरली मेंटेन करके रखने का काम किसका है, कोलेस्ट्रॉल का है। ठीक है, अब आपने 3 चीजें देख ली, लिपिड देखा, प्रोटीन देखा, साथ में हमने शुगर भी देख ली। लेकिन वो है किस अरेंजमेंट में, तो उस अरेंजमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे मॉडल आए। जैसे सैंडविच मॉडल आया जो डैनियल डेविसन ने दिया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया जो रॉबर्टसन ने दिया, देन हमारे पास फ्लूइड मोजाइक मॉडल आया जो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया, और जो अभी तक का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है कि हाँ इस जैसा फ्लूइड मोजाइक मॉडल बता रहा है उसी तरीके से क्या हुआ है, अरेंजमेंट हुआ है। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या बताया गया, ये मॉडल क्या कहता है कि क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का दैट इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवरऑल लेयर मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। इस मॉडल के अंदर क्या कहा गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बाई लेयर की बनी हुई है, वो तो हम एनालिसिस में भी देख चुके थे। उसके अलावा उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये कहते हैं सिंगर और निकोलसन ने जो मॉडल दिया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो स्टैटिक नहीं है, उसके अंदर क्या है, फ्लूइडिटी है। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है कि लिटरल मूवमेंट्स कुछ हो रही हैं लिपिड्स की और प्रोटीन्स की, जो क्या कर रही हैं, जो कि उसको फ्लूइडी नेचर देने में हेल्प करती है। इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है, सी बर्ग ऑफ लिपिड्स, कि वो सी में है लिपिड्स के। जैसे रसगुल्लों की चाशनी के बीच में हमारे रसगुल्ले तैर रहे होते हैं ना, उसी टाइप से इन्होंने कुछ प्रोटीन माना है कि जो प्रोटीन है वो क्या है, सी ऑफ लिपिड में कहीं ना कहीं आइसबर्ग का काम कर रहा है। तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, जो लिपिड का बाइलेयर बताया गया कि लिपिड की बाइलेयर है, उसके बाहर प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन पूरे तरीके से बाहर है, कुछ एम्बेडेड है इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लूइडी नेचर है। इसीलिए हमने इसका नाम रखा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मतलब जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइडिटी है कि उसमें फ्लूइडिटी है, मोजाइक मतलब जो प्रोटीन्स हैं वो कहीं कहीं पे प्रेजेंट होके मोजाइक पैटर्न बना रहे हैं। तो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल होगा। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि जो लिपिड की सिमेट्री है, कि जो लिपिड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअल में एसिमेट्रिकल होता है। इस कॉलिन और स्फिंगोमाइलिन जो है ये आपको आउटसाइड की लीफलेट पे देखने को मिलते हैं, और जो पीएस मतलब फॉस्फेटिडिलसीरीन, ये आपको इनर साइड पे देखने को मिलता है। जो क्या करता है, अगर ये जो पीएस है, अगर ये इनर लीफलेट से, इनर लीफलेट और आउटर लीफलेट का मतलब जो 2 लिपिड की बाइलेयर है, अगर जो ये पीएस है, पीएस क्या है, फॉस्फेटिडिलसीरीन, ये फॉस्फेटिडिलसीरीन आपको अंदर वाली लीफलेट पे देखने को मिलेगा। अगर ये बाहर की तरफ जाता है तो ये एक सिग्नल लेके आता है जो है ईट मी सिग्नल, मतलब अगर सेल के अंदर कोई भी एरर आया है या उस सेल की डेथ करवानी है तो ये फॉस्फेटिडिलसीरीन बाहर की तरफ दिखाया जाता है, जो एक सिग्नल देगा कि ये सेल के अंदर कुछ एरर है और इसकी डेथ करवानी है। इसके बाद जो हमारी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, वो फ्लूइडिटी किस वजह से होती है, लेटरल मूवमेंट की वजह से हो सकती है, जो बहुत ज्यादा कॉमन है। जैसे ये एक लीफलेट है, ये दूसरी लीफलेट है, इसके अंदर लेटरल मूवमेंट्स हो रही हैं, वो कैसी, जो एक ही लीफलेट के अंदर मूवमेंट्स हो रही हैं वो कैसी होंगी, लेटरल मूवमेंट्स होंगी, और ये मूवमेंट बहुत कॉमन होती है। फ्लेक्सेशन होता है 180 पे रोटेशन करना। मान लो हमारे पास कोई लिपिड ऐसा था, ठीक है, इसने फ्लेक्सेशन किया और ये ऐसा हो गया, 180 पे रोटेशन होगी। उसके बाद रोटेशन हो सकती है जो 360 के ऊपर होगी, जैसा ये है वापिस ये ऐसा ही बन जाएगा। इसके बाद होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होती है कि आउटर लीफलेट से उठा के अंदर की तरफ लेके आना इनर लीफलेट पे, और इनर लीफलेट से उठा के बाहर की तरफ लेके जाना, वो हमारे पास होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट 2 एंजाइम है स्पेशल, फ्लिपेज और फ्लॉपेज, ये करवाते हैं, और इनको ये मूवमेंट कराने के लिए, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कराने के लिए एनर्जी की जरूरत भी पड़ती है। तो फ्लिपेज
आई है तो ये क्या करेगा, बाहर से उठा के अंदर लाने का काम करेगा। फ्लॉपेज ओ आता है इसमें, तो ये क्या करेगा, अंदर से उठा के बाहर लेके जाने का काम करता है। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो कौन कराता है, फ्लिपेज और फ्लॉपेज। ठीक है, इसके बाद अगर मेम्ब्रेन के रोल की बात करें कि मेम्ब्रेन का क्या रोल है, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट मटेरियल का इन और आउट, क्योंकि मेजर लिमिटिंग स्ट्रक्चर है हमने देखा। सेल की ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। सेल की सिक्रीशन, सेल को मान लो कोई ग्लैंड है, वो भी तो सेल की बनी हुई है, कुछ सिक्रीट कराना होगा तो भी हेल्प होगा। और सेल इंटरेक्शन की, जो अलग अलग सेल्स हैं उनके बीच में जो भी इंटरेक्शंस हो रही हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोल प्ले करती है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे या इससे पिछली वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।